हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये वीडियो इलेक्ट्रिकल वायरिंग कोर्स के 10वें दिन की वीडियो है और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय विद्युत अधिनियम के बारे में। फ्रेंड्स, भारतीय विद्युत विभाग के तरफ से कुछ नियम बनाए गए हैं बिजली के उपयोग के लिए। उसी नियम के ऊपर आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप वायरिंग करना चाहते हैं किसी भी मकान का, तो उसमें बोर्ड कितने ऊंचाई पर लगने चाहिए, लाइट आपका कितने ऊंचाई पर लगने चाहिए, कितने परिपथ बनाए जाने चाहिए, इन सभी विषयों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। और वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आगे जो भी आप वायरिंग करेंगे इससे संबंधित जो है कि हर एक बातों का उपयोग उसमें किया जाएगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। और अभी जितना हमने इधर लिस्ट बनाया है 8-9 नंबर तक, ये और भी लिस्ट है जो कि आप इसमें जगह नहीं था तो आगे इसमें नहीं लिख पाया। इसको ख़त्म करने के बाद, इसको समझने के बाद हम लोग और आगे जो है कि जो भी नियम होंगे उनको हम लोग समझेंगे। नियम तो बहुत सारे हैं लेकिन जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, जो हम लोग वायरिंग करने वाले हैं, तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, उसी के बारे में हमने यहाँ पर लिखा है। चलिए हम एक एक करके इसको समझ लेते हैं। पहले नंबर पर लिखा गया है कि वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री ISI चिन्ह युक्त होनी चाहिए। मतलब ISI मार्का समझते हैं आप लोग कि कोई भी यदि प्रोडक्ट होता है उस पर ISI मार्का लगा होता है तो उसको हम कहते हैं कि सही प्रोडक्ट है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ISI जो होता है एक ऐसा विभाग है जहाँ पर जो भी प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं उनकी जांच की जाती है और उसके बाद उस पर मार्का दिया जाता है कि यह जो है कि पूरी तरह से ठीक है, मार्केट में बिकने लायक है। और इसका पूरा नाम होता है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। तो इस तरह से ISI मार्का वाला जो भी प्रोडक्ट होता है वो बेहतर माना जाता है। इसी वजह से वायरिंग में जो भी आप सामान लगाते हैं, जैसे तार हो गया, स्विच, सॉकेट, पंखा उंखा, जो भी लाइट बत्ती हो गया, सब पे ISI मार्का लगा होना चाहिए। ऐसा जो है कि भारतीय विद्युत नियम के अनुसार कहा गया है। दूसरा है वैद्युतिक वायरिंग को उप परिपथ में विभक्त किया जाना चाहिए और लाइट एंड फैन तथा पावर के लिए पृथक पृथक उप परिपथ तैयार किए जाने चाहिए। मतलब कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप वायरिंग करें तो उसको उप परिपथों में बांटना चाहिए। अब ये उप परिपथ क्या होता है? तो मान लेते हैं कि ये 2 तार पोल से आ गया, इसको मेन बोर्ड में हम डालेंगे और मेन बोर्ड में डालने के बाद जो है कि यहाँ से इसको नियंत्रित किया जाएगा MCB वगैरह लगा करके। ये सारी चीज़ें जो है कि कनेक्शन के अंदर बताई जाने वाली चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा बहुत जानकारी दे दें कि यहाँ से जो 2 तार आ रहा है, मतलब एक रास्ते में जो लाइट आ रही है उसको अब जो है कि कई अलग अलग जो है रास्तों में बांट करके ही वायरिंग किया जाना चाहिए। इस दूसरे वाले नियम के अनुसार यह कहा जा रहा है। फ्रेंड्स, इस नियम को ध्यान से समझिएगा। इसके अलावा हम लास्ट में यह भी बताएंगे कि आप जो है अपने हिसाब से क्या कुछ जो है कि कर सकते हैं, क्योंकि सभी कार्य जो है नियम के हिसाब से नहीं हो पाते हैं, तो कुछ आप उसमें अपने हिसाब से भी कर सकते हैं। लेकिन पहले नियम को जान लीजिए क्योंकि इंटरव्यू वगैरह में भी इन सब चीज़ों का बहुत बड़ा महत्व है। यहाँ से भी सवाल पूछे जा सकते हैं। मतलब आप समझ गए होंगे कि उप परिपथ क्या है। एक ही रास्ता में जो लाइट आ रहा है पोल से, उसको अलग अलग कई रास्तों में बांट करके ही वायरिंग करना चाहिए। आपके घर का जो भी लोड है उसको अलग अलग जो है कि बांट दीजिए और उसके लिए अलग अलग यहाँ से फेज न्यूट्रल वायर ले जा करके उसका कनेक्शन कीजिए। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में 10 से अधिक और पावर के उप परिपथ में 2 से अधिक उपभोग बिंदु नहीं होने चाहिए। इसका भी अर्थ है, समझ लीजिएगा, जैसे लाइट पंखा के लिए अलग रास्ता कहा जा रहा था इसमें, और जो है कि पावर के लिए अलग रास्ता होना चाहिए ये भी कहा जा रहा है। पावर का मतलब यह है कि जहां पर हम अधिक जो है कि लोड वाले उपकरण को चला सकते हैं, जैसे आपका AC हो गया, मोटर हो गया, हीटर हो गया, गीजर हो गया, ये सब क्या है, हैवी लोड के हैं। तो इनको जो है पावर की आवश्यकता होती है, पावर सॉकेट की आवश्यकता होती है। तो वहाँ पर जो है कि अलग अलग दोनों का व्यवस्था बनना चाहिए। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कितने के लिए आप एक परिपथ पर क्या चीज़ चला सकते हैं। तो एक परिपथ पर यदि लाइट पंखा का कनेक्शन कर रहे हैं तो 10 गो होना चाहिए।
लाइट और पंखा दोनों मिला करके 10 को होना चाहिए। यह भारतीय वैद्युतिक मतलब नियम के अनुसार कहा जा रहा है। और यदि पावर का सर्किट है तो इसमें जो है कि 2 से अधिका पॉइंट नहीं होना चाहिए, 2 पॉइंट बस होना चाहिए। एसी का एगो बना दीजिए, एगो पावर मतलब इधर से एक उप परिपथ आया तो एगो एसी का दे दिए, तो दूसरका वाला जो है हीटर चाहे गीजर का दे सकते हैं, उससे अधिक नहीं। यदि उससे अधिक आपको पावर सर्किट बनाना है तो फिर से वापस जो है कि मेन बोर्ड से तार खींच करके लाना चाहिए। मतलब इस नियम के आधार पर कहा जा रहा है और ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन बहुत लोग जो है कि ऐसा नहीं करते, क्योंकि ऐसा करने में जो है खर्चे बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, तो कस्टमर के हिसाब से ही भी काम किया जाता है। आगे हम बात करेंगे इस विषय में। चलिए चौथे नंबर पर देखते हैं। लाइट एंड फैन के उप परिपथ का कुल लोड 800 वाट। मतलब यहाँ पर 10 गो पॉइंट तो हो रहा है, लेकिन यह भी ध्यान रखिए कि 10 गो पॉइंट में आपका लोड, टोटल जो लोड है 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, 800 वाट तक हो जाना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब ये कि एक ही जो पावर मतलब लाइट और पंखे के लिए जो परिपथ जा रहा है, रास्ता जा रहा है, उसमें 800 वाट के लोड को दिया जा सकता है। आप यहाँ पर पॉइंट को बढ़ा भी सकते हैं, तो ध्यान में रखिएगा, जैसे ये 10 गो कहा है तो 10 गो को बढ़ा दीजिए, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि 800 वाट तक एक परिपथ पर लोड होना चाहिए, जो लाइट पंखा के लिए है। लाइट पंखा का मतलब यही है कि जो 100, 150, 200 वाट तक के लोड के लिए चलाने के लिए जो परिपथ आ रहा है उसको लाइट और पंखा का जो है कि परिपथ कहा जा रहा है। और उसके बाद पावर उप परिपथ का कुल लोड 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि एक जो सॉकेट होता है, पावर वाला सॉकेट 15 एम्पियर का होता है, और जो है कि उस पर 2 सॉकेट आप लगा सकते हैं। ऐसा जो है कि इनका कहना है कि 2 पॉइंट आप लगा सकते हैं। यहाँ कहाँ, यहाँ पर लिखा है तीसरे नंबर पर 2 से अधिक बिंदु नहीं लगाना चाहिए, लेकिन वह दोनों का यह भी ध्यान देना चाहिए कि 3000 वाट तक उन दोनों का मिला के लोड हो जाना चाहिए। यदि 3000 से कम हो रहा है तो आप एक आध से बढ़ा भी सकते हैं। टोटल आप ध्यान रखिएगा कि लोड इतना ही होना चाहिए, 3000 से ऊपर नहीं जाना चाहिए एक पावर वाला सर्किट में। मतलब ये वाला सर्किट जा रहा है तो इस पर लोड 3000 से ऊपर नहीं जाना, क्योंकि ये वाला जो सर्किट जाएगा तो इसका तार बहुत हैवी रखा जाता है और ये जो है थोड़ा नॉर्मल वायर रखा जाता है, मतलब जो लाइट पंखे के लिए है। 5वां नंबर पर है नियंत्रक स्विच बोर्ड की फर्श से ऊंचाई। मतलब जो स्विच बोर्ड जो होता है, मतलब आप मकान में जैसे ही घुसते हैं तो आपको एक कमरे के अंदर, प्रत्येक कमरे में एक एक स्विच बोर्ड जो है कि दिखता है। तो उस स्विच बोर्ड, मेन स्विच बोर्ड होता है, उसके बाद जो है कि उसी कमरे में टीवी के लिए अलग लगाया गया है, चार्जिंग के लिए कोई अलग लगवा देता है, तो ऐसे अलग अलग चीज़ें जो है कि लगाई जाती है। लेकिन एक मेन बोर्ड भी होता है उसी कमरे में, जिसके द्वारा जो है पूरे कमरे का लाइट, पंखे वगैरह का जो स्विच होता है उसी में होता है। और उसका फर्श से ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो यह कह रहा है कि 1.3 मीटर से ज़्यादा ऊंचा नहीं होना चाहिए, या फिर उसको हमने फीट में बदला है तो 4.26 फीट होनी चाहिए। और यह जो है, और यह कक्ष के प्रवेश के द्वार के निकट बाईं ओर लगाना चाहिए। जैसे हम कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, दरवाजा है तो उसके बाईं तरफ होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा बायां हाथ है तो इधर के साइड में लाइट होना चाहिए। यदि जगह नहीं है तो आप दूसरे साइड भी लगा सकते हैं, और दरवाजे के अगल बगल जगह नहीं है तो आप कहीं और भी लगा सकते हैं, लेकिन नियम के अनुसार दरवाजे के आसपास ही होना चाहिए और वह बाईं तरफ होना चाहिए, इस भारतीय विद्युत नियम के अनुसार जो है। 6वां जो है छत के पंखों के ब्लेड तथा फर्श के न्यूनतम दूरी। मतलब ऊपर जो पंखा लगा हुआ है, फर्श से न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, 2.4 मीटर होना चाहिए, या फिर मतलब उसको फीट में बदला जाए तो 7.87 फीट होना चाहिए। और अधिकतम जो है 3 मीटर, अधिकतम 3 मीटर की ऊंचाई हो जानी चाहिए छत का पंखा और फर्श के बीच की जो दूरी होती है, जिसको हम 9.84 फीट मतलब फीट में परिवर्तित करेंगे तो वो चीज़ आएगा। अंतर रखा जाना चाहिए, ये कह रहा है। मतलब फर्श और पंखे के बीच का ये जो है कि अंतर होना चाहिए, अधिकतम और न्यूनतम।
फ्रेंड्स अब 7वें नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि सभी प्रकार की लाइट की फर्श से ऊंचाई जो है 2.25 मीटर यानी कि 7.38 फीट से कम नहीं होना चाहिए। जो भी लाइट पंखे लगाए मतलब लाइट लगाई जाती है, बल्ब लगाया जाता है जो कि कमरे में प्रकाश के लिए लगाया जाता है, उस बल्ब का फर्श से ऊंचाई कितना होना चाहिए, दीवार पर फर्श से ऊंचाई कितना होना चाहिए, तो 2.25 मीटर होना चाहिए, या फिर उसको फीट में बदलेंगे तो 7.38 फीट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, उतना दूर तक आप रखिए इसको, तभी जो है कमरे में प्रकाश आपको मिल पाएगा, बेहतर जो है कि प्रकाश मिलेगा। उसके बाद 8वें नंबर पर है अर्थ चालक में कोई भी फ्यूज या स्विच आदि नहीं लगाना चाहिए। कभी भी अर्थ का जो तार होता है उसमें यह कह रहा है नियम के अनुसार कि फ्यूज, स्विच या कोई भी नियंत्रक स्विच जो है कि उसके अंदर नहीं लगना चाहिए, और यह जो है कि नियम का पालन करना एकदम आवश्यक है, और इसके द्वारा जो है कि ये इसके अंदर जो है कोई छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। जैसा करने का मतलब है कि छत से पंखे की ऊंचाई थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाए, लेकिन अर्थ के चालक जो है यदि अर्थ का कनेक्शन कर रहे तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी स्विच कंट्रोल या फ्यूज या एमसीबी वगैरह कुछ भी नहीं लगना चाहिए। तो 9 नंबर पर है सभी प्रकार के नियंत्रक युक्तियां फेज वायर में ही लगाया जाना चाहिए। नियंत्रक युक्तियां का मतलब स्विच हो गया, फ्यूज हो गया, एमसीबी हो गया, ये सब जो है कि आपके फेज वायर में ही लगाए जाने चाहिए, न्यूट्रल में कभी भी नहीं लगाया जाना चाहिए। और जब आपके पास ऑप्शन यह है, आपके स्विच या फ्यूज में ऑप्शन यह है कि दो जो है कि तारों को वह नियंत्रित कर सकता है, तो उसमें आप पहला फेज को नियंत्रित करने के साथ साथ न्यूट्रल को भी नियंत्रित कर सकते हैं। मतलब उस कंडीशन में न्यूट्रल को नियंत्रित किया जा सकता है। लेकिन यदि आपको सिर्फ एक तार को नियंत्रित करने का ऑप्शन मिल रहा है तो आप उस समय केवल फेज के तार को नियंत्रित करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी तक तो ये पूरा हमने आप लोगों को बता दिया। इसमें आपका कोई सवाल होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखिएगा। अब इसके बाद जो है कि हम आगे जो है कुछ नियम है उसको जो है यहाँ पर लिखेंगे, और उसके बाद जो है कि फिर आपको बताते हैं। चलिए फ्रेंड्स अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 10 नंबर के बारे में। 10 नंबर में लिखा गया है वैद्युतिक वायरिंग में 3 पिन अथवा 5 पिन सॉकेट ही उपयोग किया जाना चाहिए। 3 पिन सॉकेट मतलब आप समझ सकते हैं कुछ इस तरीके से होता है ऐसा। ये ऊपर वाले के लिए ही यह कह रहा है कि यह होना चाहिए, तभी जो है कि आप इसको स्थापित कीजिए, मतलब लगाइए, नहीं तो ये नहीं है तो मत लगाइए। इसके कहने का मतलब ये है कि इसमें अर्थ वायर एकदम लगाना जरूरी है। विद्युत नियम के अनुसार इसमें अर्थिंग का कनेक्शन करना जरूरी है। इसमें 2 पिन का कहीं जिक्र नहीं किया गया है नियम के आधार पर कि आप अपने वायरिंग में 2 पिन सॉकेट भी लगा सकते हैं, ऐसा कहीं जिक्र नहीं है। 3 पिन सॉकेट का उपयोग आप कर सकते हैं, लेकिन नियम के विरुद्ध जा करके भी हम लोग उसमें 2 पिन सॉकेट का भी उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो भी प्रोडक्ट आते हैं सभी में 3 पिन टॉप तो होता नहीं है। कुछ ऐसे भी प्रोडक्ट आते हैं जिसमें 2 पिन होता है, तो जिसमें 2 पिन होगा उसके लिए तो यह सेफ नहीं है, उसका तो यह सुरक्षा नहीं करेगा। तो इसी वजह से आप 2 पिन भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके अलावा हम वायरिंग करते समय उसमें आरसीसी भी लगाएंगे, जिसके द्वारा कि जो ये कार्य कर रहा है वो आरसीसी भी आपका कार्य कर जाए। तो उसके लिए हम आगे बात करेंगे आगे कोर्स में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। कुल मिला के ये कहने का अर्थ ये है 10वें नंबर पर कि आप जब भी वायरिंग में उपयोग करें 3 पिन या 5 पिन। 5 पिन का मतलब यहाँ पर 2 और ही बढ़ जाएगा, तो ये 3 पिन या फिर 5 पिन सॉकेट का ही उपयोग आप कर सकते हैं। 11 नंबर पर है वायरिंग में उपयुक्त सभी धात्विक आवरण अर्थ होना चाहिए। मतलब जब भी आप वायरिंग करते हैं तो उसमें एमसीबी बॉक्स होता है, चेंज ओवर यदि आप लगा रहे हैं तो वो है, और आजकल जो भी जीआई बॉक्स आता है बोर्ड के लिए, अंडरग्राउंड बोर्ड वाला हो गया, वायरिंग में जो बोर्ड लगाया जाता है जीआई बोर्ड होता है, तो उसको जो है कि आवश्यक रूप से अर्थ किया जाना चाहिए। इसके कहने का मतलब यही है। उसके बाद जो है कि 12 नंबर पर है 3 फेज प्रणाली में यथासंभव प्रत्येक फेज पर लोड संतुलित रखना चाहिए। जैसे 3 फेज प्रणाली में 3 फेज आते हैं, पहला का नाम होता है रेड, दूसरा येलो, और फिर जो है कि
ब्लू, तीसरा जो है कि ब्लू है। तो इन तीनों पर जो लोड है, जैसे मान लेते हैं एक पर लोड 1000 वाट का है तो दूसरे वाले पर भी नियर अबाउट 1000 वाट या फिर थोड़ा सा अधिक या थोड़ा सा कम कर सकते हैं। तीसरे वाले पर भी उतना ही लोड आपको रखना चाहिए जब भी आप 3 फेज प्रणाली के तहत आप अपना वायरिंग कर रहे हैं तो। उसके बाद 13 नंबर पर है 3 फेज में तीनों फेजों को क्रमशः लाल, पीले और नीले रंगों से प्रदर्शित करना चाहिए। जो भी आप 3 फेज का कभी भी आप वायरिंग कीजिए तो उसमें 3 रंगों को विशेष ध्यान रखिएगा। फेज जो तीनों होते हैं, लाल, नीला और पीला, ये तीनों कलर होने चाहिए आपके पास। और उसके बाद न्यूट्रल के लिए यहाँ पर लिखा नहीं गया है लेकिन काले रंग का उपयोग करना चाहिए। उसके बाद 14 नंबर पर है वायरिंग करने से पूर्व उसका अभिन्यास तथा परिपथ तैयार किया जाना चाहिए। मतलब यदि आप किसी मकान का वायरिंग करना चाहते हैं या फिर कहीं किसी भी जगह का वायरिंग करना चाहते हैं तो पहले उस मकान को ढंग से देखिए और उसमें समझिए, पहले कस्टमर का डिमांड समझिए कि किस जगह पर उसमें कहाँ पर क्या चीज़ें लगने वाली हैं। तो उसके आधार पर ही आप जो है कि अपना एक आप एक परिपथ तैयार कर सकते हैं। अपने माइंड में तैयार कर लीजिए या फिर आप पेपर पर तैयार कर लीजिए कि किस तरह से कहाँ से कैसे कैसे वायर जाएगा। मतलब एक आपको डायग्राम तैयार कर लेना है, मतलब उसका एक नक्शा तैयार कर लेना है वायरिंग का कि किस तरीके से किस किस जगह पर लाइट लगने वाली है, कहाँ पर बोर्ड लगने वाला है। तो ये वायरिंग से पहले, क्योंकि ये चीज़ें आप जब तक तैयार नहीं करेंगे, या तो आप अपने माइंड में तैयार कीजिए, जब माइंड में तैयार करेंगे तभी आप उससे संबंधित सामान लिखेंगे कि नहीं ये सामान जो है कि इस वायरिंग में लगने वाला है, यहाँ पर ये चीज़ें लगेगी तो उसके हिसाब से आप समझ लीजिएगा कि इसमें ये इतना सामान जो है कि लग जाएगा। तो उसी के आधार पर जो है कि सामान का भी लिस्ट तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये भारतीय विद्युत नियम जो है सब समझ में आया होगा। लेकिन कुछ ऐसे इसमें नियम है जिनका पालन बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैसे मान लेते हैं कि इसमें एक शब्द यहाँ पर लिखा गया था कि दरवाजे के बाईं तरफ ही बोर्ड लगना चाहिए। मान लेते हैं दरवाजे के बाईं तरफ जगह नहीं है तो क्या किया जाए, दाहिने तरफ भी लगाया जा सकता है। अब वहाँ पर दाहिने तरफ भी जगह नहीं है तो आप कहीं और जगह पर भी लगा सकते हैं बोर्ड। लेकिन पहला जो है कि आपका ऑप्शन रहना चाहिए बाएं तरफ, और उसका जो ऊंचाई दिया गया था उतने दूरी पर आप बोर्ड को लगाएंगे जो स्विच बोर्ड होता है। लेकिन बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं कि कुछ लोग जो है कि ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर लगवा देते हैं, कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा नीचे लगवाते हैं। लेकिन आपको कंफर्म जो है कि जो चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पर उसके अनुसार आप कस्टमर को बताएंगे और उसके आधार पर ही आपको काम करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपका सवाल सुझाव जो भी है आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।